बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद वकार शाह काज़मी अपनी दूसरी वीडियो आरडीटी के साथ हाजिर हूँ और आपने ट्यून इन किया है आईजेएस बायोलॉजी। मैंने अपनी पहली जो क्लोनिंग ऑफ जीन की वीडियो रिकॉर्ड करवाई उसमें मैंने इंट्रो पढ़ाया था आपको क्लोनिंग ऑफ जीन का, और मैंने क्लोनिंग ऑफ जीन की टाइप्स भी पढ़ाई थी आपको, जिसमें कि आरडीटी थी और आपका पीसीआर था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट और मेथड कि हम किन 3 तरीकों से जीन ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। आज अपनी दूसरी वीडियो के अंदर मैंने जो दूसरा टूल स्टडी करना है वो है आपका मॉलिक्यूलर सीजर और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट देते हैं कि 1970 के अंदर पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो डिस्कवर हुआ और आज तक 400 सच एंजाइम हैज बीन डिस्कवर्ड और 20 जो हैं वो कॉमन यूज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। होते क्या हैं ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो दोनों स्ट्रैंड्स के फास्फोडाएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इनमें एबिलिटी है कि वो दोनों स्ट्रैंड्स के फास्फोडाएस्टर बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे एंड उनको कट करेंगे, क्लीव करेंगे इनटू 2 यूनिट्स के अंदर। अब कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। अगर बैक्टीरिया के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि उसका नेचुरल फंक्शन भी बैक्टीरिया के अंदर होगा। तो इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं अगेंस्ट वायरसेस। यानी वायरसेस अटैक करते हैं और एंटर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो ये एंजाइम्स चॉप अप कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं वायरल डीएनए को। अब हाउ दे एक्ट, ये कैसे एक्ट करते हैं? तो रिकग्निशन साइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ये वो साइट्स होती हैं जहां पर ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं। अब इन्हें पहचानने का तरीका क्या है? तो भाई ये 4 से 8 4 to 8 जो है बेस पेयर सीक्वेंस होगा डीएनए का, और ये खूबी क्या है? ये पैलिंड्रोम होगा, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें तो आप वही सीक्वेंस दोबारा रीड करेंगे। मिसाल के तौर पर आप पढ़ें जी जी सी सी और यहां से पढ़ें जी जी सी सी। सिमिलरली ये चार बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नीचे 8 का है, देखिए जी ए टी टी सी। नाउ स्टार्ट फ्रॉम देयर, जी ए टी टी सी। तो ये पैलिंड्रोम होता है। तो ये जो रिकग्निशन साइट है या रिस्ट्रिक्शन साइट है ये पैलिंड्रोम होता है, और इसी पैलिंड्रोम पर जाकर आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक्ट करते हैं और क्लीव कर देते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कट प्रोड्यूस करते हैं उसके 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैगर्ड कट, एक होता है ब्लंट कट। स्टैगर्ड कट क्या होता है? ऐसा कट जिसके नतीजे में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? ये वो एंड्स होते हैं जो ईगर होते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ब्लंट कट क्या होते हैं जिनमें स्टिकी एंड्स नहीं होते। लिहाजा इनका कट आपका स्टैगर्ड भी हो सकता है और ब्लंट भी हो जाता है। आफ्टर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो है वेक्टर। वेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर डीएनए कैरियर्स या मॉलिक्यूलर कैरियर। ये डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाते हैं या होस्ट से एक्सप्रेशनल सिस्टम तक लेके जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मोस्ट कॉमन वेक्टर है वो है आपका जिसे आप कह लें, क्या कहते हैं, आपका आ जाता है प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है। अब वेक्टर होने के लिए वी मस्ट हैव 3 प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज होना इंतहाई जरूरी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। इट मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए। जबकि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए फॉर डिफरेंट एंजाइम्स के लिए। अब इनकी एग्जांपल्स क्या है?
प्लाज्मिड आ जाता है, लैम्डा फेज आता है, कॉस्मेट जिसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड फेज डीएनए कहते हैं, एंड ये इसे आप क्या कहते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये आपके वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल होता है वो आपका आ जाता है, जिसे हम स्टडी करते हैं। तो थर्ड जो हमारा टूल है वो है मॉलिक्यूलर ग्लू या डीएनए लाइगेज। दोनों एंजाइम्स अगर आप लें, यानी कि आप रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस लें और लाइगेज लें, तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्या है कि रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, जबकि लाइगेज का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो आप लिख सकते हैं, एक ब्रेक कर रहा है पीओसी बॉन्ड को और दूसरा फॉर्म कर रहा है पीओसी बॉन्ड को। ये क्या करता है, ये एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके दरमियान पीओसी बॉन्ड बनाता है, और जब न्यूक्लियोटाइड के दरमियान पीओसी बॉन्ड बन जाता है तो दोनों स्ट्रैंड्स जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। प्लस हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि लाइगेज या मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होता है, ऐसा एंजाइम होता है जिसका काम होता है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड में पीओसी बॉन्ड बनाना और आपके डीएनए को जोड़ना। इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू या डीएनए लाइगेज। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो आ जाता है चौथा टूल, एक्सप्रेशन सिस्टम। जो एक्सप्रेशन सिस्टम होता है इसके लिए आप कोई सी भी सूटेबल ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं जो कि आपका होस्ट जो है एक्ट कर सकता है, किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के लिए। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्या है कि वो वेक्टर जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे। क्यों, कि उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए मौजूद होगा। अब जब हम भी सिलेक्शन करते हैं आपके एक्सप्रेशन सिस्टम की, तो हमें दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। यानी आप कह रहे हैं कि आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम के लिए वी नीड टू रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि उसका जनरेशन टाइम छोटा होना चाहिए, इट शुड हैव अ शॉर्ट जनरेशन टाइम। जबकि दूसरा जो है उसका जीनोम, सिंप्लिसिटी ऑफ जीनोम होनी चाहिए, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंपल होना चाहिए। लिहाजा अगर आप ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे कंपैटिबल ऑर्गेनिज्म जो आपको नजर आता है वो बैक्टीरिया नजर आता है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट से सूटेबल आपका एक्सप्रेशन सिस्टम है वो बैक्टीरिया होता है। अब इसके साथ ही हमारे टूल्स खत्म हुए। अब है मैकेनिज्म और प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीटी। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि प्लाज्मिड को और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हम आइसोलेट करते हैं प्लाज्मिड को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो कोई भी हो सकता है। जो कॉमन एग्जांपल है वो इंसुलिन जीन की है। आप उनको आइसोलेट कर लें और आइसोलेट करने के बाद दोनों को प्योरीफाई कर लें, दोनों की प्योरीफिकेशन कर लें। जब प्योरीफिकेशन हो जाए तो याद रखिएगा कि हम जो यूज कर रहे होते हैं, आपका जो ये वेक्टर है, ये आपका जो बैक्टीरिया है, ये इस विदाउट वेक्टर होता है, इसमें वेक्टर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम डाइजेस्ट करते हैं किसको, प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाते हैं जिससे हमने क्लीव किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट, किससे, होस्ट जीनोम से। अब हम दोनों को इंक्यूबेट कर देते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं एक मीडियम के अंदर। इनको हम इंक्यूबेट करते हैं एक मीडियम के अंदर। लिहाजा जब आप इंक्यूबेट कर रहे होते हो तो आपके पास एक्सप्रेशन सिस्टम, वेक्टर और इसके अलावा तीसरी चीज जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होते हैं। लिहाजा आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ये क्लीव पॉइंट के साथ, स्टिकी एंड ऑफ द प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाता है। अब इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम, कि हम इसे किस तरह एक्सप्रेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है बेटे, हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट
बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट जो आपका डीएनए होता है एक्सप्रेशन सिस्टम को बाय प्लेसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड बैक्टीरिया इन सेम मीडियम, यानी कि आप एक बैक्टीरिया ले लें जिसमें प्लाज्मिड नहीं मौजूद, विच डजंट हैव एनी प्लाज्मिड, उस बैक्टीरिया को एक मीडियम में रख दें। अब आप उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को लें जो आपने डेवलप किया है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इन एक्सप्रेशन सिस्टम, इसे आप क्या कर लें, एक मीडियम में रख दें। अब आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को ट्रीट करें कैल्शियम क्लोराइड से, जिससे बैक्टीरिया की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वो परमेबिलिटी अलाउ करती है इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को टू एंटर इन द बैक्टीरिया, और जब ये बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हैज कंप्लीटेड। जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है बेटे, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अलाउ करते हैं बैक्टीरिया को टू रिप्रोड्यूस करते हैं। जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है तो ये बहुत से क्लोन पैदा करता है, और हर क्लोन के अंदर व्हाट वी हैव अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हो गए, जितने बैक्टीरिया पैदा होते जाएंगे हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट पैदा होते जाएंगे। लास्ट में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म क्लोन। इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने भी क्लोन हमारे पास आ रहे हैं वो सबके सब ट्रांसफॉर्म क्लोन हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनट्रांसफॉर्म क्लोन होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रीट करते हैं आप जो क्लोन्स आए हैं आपके पास विद अ बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया के साथ जिसमें जिसके लिए रेजिस्टेंट जीन मौजूद होती है, किसके अंदर आपके रेजिस्टेंट जीन एंटीबायोटिक्स के लिए मौजूद होती है। अगर एंटीबायोटिक्स को आप ट्रीटमेंट देते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो वो बैक्टीरिया जो अलाइव रहते हैं, जो मरते नहीं हैं, क्योंकि उनमें तो जीन ऑफ रेजिस्टेंट है, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो किल हो जाते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, उन्हें कहते हैं अनट्रांसफॉर्म्ड जो है क्लोन कहते हैं। तो ये आपके पास दो आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म क्लोन्स और अनट्रांसफॉर्म क्लोन। जब आपके पास ट्रांसफॉर्म क्लोन्स आ जाते हैं तो आप उन ट्रांसफॉर्म क्लोन्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और अनट्रांसफॉर्म क्लोन्स को जो है एज अ उसे कह लेंगे डेब्रिस जो है वो भी उसको भी अलग कर लेते हैं। अब आपके पास नो यू हैव अ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड यू कैन यूज बोथ द जीन एंड द प्रोटीन्स फॉर द फर्दर रिसर्च। मिसाल के तौर पर आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट जीन का, इसको हम ट्रीट करते हैं प्लांट से। अब ये जो प्लांट्स जब ये क्रॉप्स ग्रो करेंगी तो ये आपके अलाउ नहीं करेंगी किसको, पेस्ट को टू ग्रो। तो दैट्स व्हाई दिस इज द मेथड टू चेक द जीन, जिसे हम कहते हैं बेसिक रिसर्च ऑफ जीन। अगर आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्रोटीन बनाई तो फिर उस प्रोटीन को अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, प्रोटीन्स ह्यूमन को देते हैं और वो जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है इसको डिसॉल्व करती है, लिहाजा ये जो आपको प्रिवेंट करते हैं हार्ट अटैक को, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये दोनों हैं। अगर आपने आप देखना है बेसिक रिसर्च जो प्रोटीन देखनी है, उसमें भी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट या एक्सप्रेशन सिस्टम जो प्रोटीन लिए उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जीन एक्शन देखना है तो आप जीन को भी इंसर्ट करके उसका एक्शन देख सकते हैं। तो ये दिस इज द होल अबाउट द एक्सप्रेशन सिस्टम। लेट मी गिव अ क्विक रिव्यू ऑफ द थ्री बेसिक कह लें कि पॉइंट्स। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन होता है कि आप आइसोलेट कर लें प्लाज्मिड को भी, आइसोलेट कर लें जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी, उन्हें प्योरीफाई कर लें, फिर एक मीडियम में रख लें, जिससे क्या हो जाएगा आपके पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन सिस्टम में आपने एक बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड लेना है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लेना है, उन्हें एक मीडियम में रखना है। तो वो मीडियम में रहेंगे तो वो आपने कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करवाना है, जिससे आपका प्लाज्मिड बैक्टीरिया में चला जाएगा, और उसके बाद उसको अलाउ करना है, वो रिप्रोड्यूस करेगा, आपके पास बहुत से क्लोन पैदा हो जाएंगे। अब आपने ट्रांसफॉर्म और अनट्रांसफॉर्म क्लोन अदा करने, आपने एंटीबायोटिक का
अप्लाई करनी है। जो बैक्टीरिया लाइव रहते हैं वो आपके ट्रांसफॉर्म्ड है, जो किल हो जाते हैं अनट्रांसफॉर्म्ड है। अब आपके पास जीन या प्रोटीन आए, उन्हें अप्लाई कर दीजिए, उन्हें आइसोलेट कीजिए, उन्हें मिसाल के तौर पर पेस्ट रेसिस्टेंट जीन है वो प्लांट में अप्लाई कीजिए, तो क्रॉप्स नेवर अलाउ द पेस्ट टू ग्रो। सिमिलरली अगर आप ह्यूमन में प्रोटीन्स डालेंगे जो कि क्लॉट को ख़त्म करती है, तो वो आपकी प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक को। तो ये है आपका क्लोनिंग ऑफ जीन या RDT टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए IGS को, और मैं मज़ीद बायोटेक्नोलॉजी की जो है वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।